हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपको यूपीपीसीएस में आने वाले करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगी। ये हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो करंट अफेयर में कुछ एक स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस है जो हमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई इम्पॉर्टेंट, हाउ मच करंट अफेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कितना करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कहाँ से करना चाहिए। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसका तो सीधा सिंपल आंसर है 30 से 32 क्वेश्चंस का वेटेज रखते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसको इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है प्रिपरेशन का। और हाउ मच करंट अफेयर्स कितना करना चाहिए, तो 1 साल का करंट अफेयर्स आइडियली करना चाहिए, 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब हमें कहाँ से करना चाहिए, तो 2 तरीके हैं। आप मंथली मैगजीन्स कर सकते हो, या आप एक ईयरली कंपाइलेशन कर सकते हो, या आप दोनों भी कर सकते हो, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो। अब मंथली के लिए हम क्रॉनिकल की आती है मंथली मैगजीन्स, आप वो कर सकते हो। ईयरली के लिए आई दृष्टि बहुत लोग फॉलो करते हैं, आप वो कर सकते हो। मैं क्या करती थी, वो करती हूँ, वो आपको बताती हूँ। मैं क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन को फॉलो करती हूँ और इन्हीं को 4-5 बार रिवाइज़ करती हूँ, ठीक है। मेरा फोकस क्वालिटी पे रहता है ओवर क्वांटिटी। अगर जहाँ से मैंने पढ़े हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ गए तो मैं सारे मतलब अच्छे खासे ठीक कर लूँगी, ठीक है। और मैं आपको भी यही सजेशन दूँगी कि आप चाहे मंथली करो, चाहे ईयरली कंपाइलेशन करो, या दोनों करो, फोकस आपका क्वालिटी पे होना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छे से करोगे उतना बेहतर वहाँ पे आप प्रोड्यूस कर पाओगे। आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके पास अवेयरनेस लेके जाओगे, उसको यूज़ कर पाओगे एग्ज़ाम में। अब यहाँ तक तो आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ तो मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब मेरा वीडियो का फोकस इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। वो है कैसे करना है करंट अफेयर्स, हाउ टू अप्रोच एंड व्हाट टू डू, व्हाट एग्जैक्टली टू डू। मैंने ये तो बता दिया कि ये इन मैगजीन से कर लो, ईयरली कंपाइलेशन है, बट इनमें क्या करना है, ठीक है। एंड व्हाट नॉट टू डू। इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आज की वीडियो में आंसर करूँगी, ठीक है। इस वीडियो का फॉर्मेट मैंने कुछ ऐसा रखा है कि करंट अफेयर्स के मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं 2023 के और 2024 के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 23 के क्वेश्चंस रहेंगे और राइट हैंड साइड पे 24 के क्वेश्चंस रहेंगे। इन क्वेश्चंस को जब एनालाइज कर लेंगे तो हम इन कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो हम थीम्स देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स की कौन सी थीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या है, माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बना रहे हैं उसमें एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो हमारी क्या चीज़ को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, यूपीपीसीएस कैसे डायनामिज्म ऐड कर रहा है करंट अफेयर्स का, मतलब उसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है ओवर 23 से 24 में, ठीक है। और क्वेश्चंस की सॉल्वेबिलिटी क्या है। हमने ये तो बोल दिया 30 से 32 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ये सभी के सभी डिफ़िकल्ट तो होंगे नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट, इजी, मीडियम होंगे। बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये तो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जो मेरे लिए हो सकता है मीडियम, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है ना। तो हम इसकी सॉल्वेबिलिटी के ऊपर देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने सॉल्वेबल हैं और कितने हमें डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हम एंड में जजमेंट लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहली थीम जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। रिपोर्ट एंड इंडिसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ 2023 के क्वेश्चंस है लेफ्ट हैंड साइड पे, 2024 के क्वेश्चंस है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। देखते हैं 23 में क्या क्वेश्चन आए थे। पहले 23 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे रिपोर्ट एंड इंडिसेस से, और फिर 24 पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? India's rank on HDI has upgraded from 130 to 132. India's rank on HDI has tipped from 130 to 132. अब देखो ये ऑप्शन कौन से हैं, इधर और वाले ऑप्शन है, दोनों में से एक सही होगी और एक गलत होगी। आइडियल, अब इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, सिर्फ वो आपसे रैंक जानना चाहता है इंडिया की, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि रैंक 132 है और हम ये पढ़ के भी गए कि 132 रैंक है हम, ठीक है।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपग्रेड हुई है या नीचे गिरी है। अब आप ये सोचो, ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो रैंक फर्स्ट होगा वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे होगा। अगर आपकी 132 हो रही है, रैंक 130 से 132 हो रही है, इसमें इस क्वेश्चन में तो रैंक भी नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, सिर्फ ये देख रहा है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है। 130 से 132 को आप अपग्रेडेड बोलोगे या फॉलिंग डाउन बोलोगे, तो नीचे गिर रही है ना, रिड्यूस हो रही है हमारी रैंकिंग, तो ओनली 2 आंसर होएगा। अब इस क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट की कैटेगरी, बहुत सिंपल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अब मैंने तो करंट अफेयर्स में ये कोई ऐसी रिपोर्ट पढ़ी नहीं थी, बट ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है बहुत ही। देखो, सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट हेल्थ से तो कोई लेना देना नहीं है, वर्ल्ड WHO तो देगा नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं देगी, ठीक है। थोड़ा सा इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कर क्या रही हैं, तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कौन सी रिपोर्ट कौन देता है। तो इसका आंसर ILO है। ILO लेबर की सोशल प्रोटेक्शन की रिपोर्ट देती होगी, तो इसी ने पब्लिश किया, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा एक अपना काम ब्रेन से करोगे तो ये सॉल्वेबल है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स दिसंबर 22 में रिलीज हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन टॉप 3 पोजिशंस। अब ये इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा था। ये करंट अफेयर्स में अच्छा खासा, चाहे आप मंथली करो चाहे आप ईयरली करो, सभी जगह ये कवर्ड था। ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम जहाँ से पढ़ते हैं वहीं से ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर ढंग से करंट अफेयर्स पढ़े हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि इंडिसेस रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग पूछते हैं, तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत ईजिली कर लोगे, ठीक है। तो हाई सॉल्वेबिलिटी 2023 में रही रिपोर्ट एंड इंडिसेस से, ठीक है। उसके बाद में हम 24 के रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस देखते हैं। विच इंडिकेटर आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर से ये HDR HDI, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो गया। इस बार इन्होंने इंडिकेटर्स पूछ लिए। तो इंडिकेटर्स क्या है, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट है नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन रहता है, तो हेल्थ ये रहा, एजुकेशन ये रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ये आ गया। 3 कटेगा, 1 to 4 आंसर है। क्या ये क्वेश्चन ईजी है? ये तो करंट अफेयर का भी नहीं है, एक कंटेम्प्रेरी नॉलेज है। दिस इज पार्ट ऑफ आर कोर, ये अब हमारी कोर का पार्ट ही हो चुका है, तो आप इसको पर से करंट में बोलो भी मत मेरे हिसाब से तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु प्रिपेयर्स पब्लिशेस द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ऑक्सफोर्ड और UNDP देता है। ये भी आपके करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, आपकी करंट कोर नॉलेज का ही क्वेश्चन था और इजी था, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनको कौन देता है उससे कनेक्ट करना है, तो देख लेते हैं भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब आप देखो 3 क्वेश्चन देख लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं इनका पीछा छोड़ रही, ठीक है। तो A के साथ 3 कर दो, A के साथ 3 कर देंगे। एमिशन गैप रिपोर्ट UNEP देता है, D के साथ 2, ओके। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट CTAT देता है, C के साथ 4, ये आंसर बन जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या थे, रिपोर्ट एंड इंडिसेस से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रैंक पूछ रहे हैं, इंडिकेटर्स पूछ रहे हैं, कौन देता है, हु पब्लिशेस द रिपोर्ट, यही 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, डिक्रीज हुई है, तो यानी यहाँ पे बहुत ही हाई सॉल्वेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस की और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है करंट अफेयर्स में, जो सबसे नीचे वाले, अगर हम करंट अफेयर्स को ऐसे थोड़ा स्ट्रैटिफाई कर दें तो ये सबसे इजी हैं, ये मीडियम है और ये डिफ़िकल्ट है। अगर हम इन दोनों को टारगेट करें ना तो भी हमारा पेपर बहुत ईजीली हो जाएगा। और रैंक और इंडिसेस जो है वो यहाँ लाई कर रहे हैं ईजी वाले सेगमेंट में, बहुत ईजीली आप इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हो और ये तो करने ही पड़ेंगे, ये नॉन नेगोशिएबल्स हैं, ये तो आपके सही होने ही चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। अब ये कंटेम्प्रेरी और करंट का एक मिक्स है, ठीक है, इसमें दोनों ही आ जाते हैं, करंट और कंटेम्प्रेरी, ठीक है। 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और ईयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सबसे पहले तो ये नॉट करेक्टली मैच्ड पे आपको अच्छे से इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, बॉक्स बना लो, डबल टिक कर लो, यहाँ लिख लो हिंदी में गलत पूछा है, ठीक है। अब जब आपने एक लिस्ट याद करी, आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स और उनके ईयर्स पूछते हैं, बार बार UPPCS पूछता है, तो आपको है ये आइडिया कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नाउ यू हैव अ PDF, आपने या फिर अपने नोट्स बना रखे हैं,
जिस लिस्ट को आप याद करके जाओगे ही जाओगे, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली, और ये देखो सारी बड़ी स्कीम्स हैं, ग्रामीण कौशल्य योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन स्कीम, तो अब आप इसमें देखोगे संसद आदर्श ग्राम, ये आपकी लिस्ट में ये वाली स्कीम हो सकता है कि हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ना फॉल करे, आप जो लिस्ट बनाओगे ऑब्वियसली आप सारी गवर्नमेंट स्कीम्स तो उसमें नहीं लिख लोगे, बट मेजर या मैक्सिमम लिखने की कोशिश करोगे, तो ये हो सकता है आपकी लिस्ट में ना हो, पर बाकी सारी आपकी लिस्ट में फॉल कर जाएंगी। तो अब इसमें श्यामा प्रसाद जो अर्बन मिशन है ये 2016 में आया था, आप लिस्ट से पढ़ के जाओगे, स्ट्रीमलाइन तैयारी का यही फ़ायदा है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड पीएम पोषण। अब ये भी वैसे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप ऐसे नॉर्मली पूछोगे, तो 23 के पेपर में पूछ रहे हो जो चीज़ 21 में हुई है, बट क्योंकि आप अपनी लिस्ट अगेन वो लिस्ट पढ़ के जा रहे हो, लास्ट में रिवाइज़ करके जा रहे हो प्रॉपरली, तो आपको अच्छे से पता है मिड डे मील स्कीम भी उस लिस्ट में होगी और पीएम पोषण स्कीम भी उस लिस्ट में होगी, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, विद रेफरेंस टू पीएम गति शक्ति स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा है। गति शक्ति नेशनल प्लान वॉज लॉन्च इन 2022 एंड द स्कीम परटेन्स टू 7 इंजन्स रोड रेलवेज, ठीक है। NIP विल बी अलाइंड विद PM गति शक्ति। अब देखो आपको पता है कि 2021 में आई थी गति शक्ति, तो ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है, आप ओनली 2 कर सकते हो। इसको करने का एक और तरीका है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर फैक्ट्स को ईजिली गलत बनाता है। अगर मान लो बाई चांस आपको नहीं पता PM गति शक्ति कब आई थी, तो भी आप इस फैक्ट को काटो, 2022 का 21 का 22 करना, 22 का 23 करना, ये इजी है एग्जामिनर के लिए गलत बनाना, और ये स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकती, ये तो है ही ना, यही तो मिशन है PM गति शक्ति, यही तो स्कीम है, तो आप ओनली 2 आराम से करो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन 2023 के। अब 24 में क्या हुआ, 24 में अगेन पूछ रहे हैं, इन्होंने डेट ऑफ लॉन्च पूछ ली। अब क्या आपको डेट ऑफ लॉन्च पता हो सकती है कि पूरा मंथ के साथ आप सारी स्कीम्स की डेट ऑफ लॉन्च याद करोगे? नहीं हो सकती। क्या एग्जामिनर चाहता है कि आपको सारी डेट ऑफ लॉन्च पता हो? नहीं। ये क्वेश्चन सीमिंगली डिफ़िकल्ट है, ठीक है, जो देखने में आपको ऐसे डराएगा कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब आपको एग्ज़ाम के अंदर ही ये वो है जो आप जिसका शौक अगर अब्जॉर्ब नहीं किया तो आपको पेपर बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, बट इस क्वेश्चन से ईजी कोई क्वेश्चन नहीं है। आप देखो, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था, तो सबको पता है। अगर ये इसमें अक्टूबर 2015 भी दे देते ना तो भी शायद ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, बट 2 अक्टूबर 2014 से आप जैसे ही सी को 2 से लगाओगे आप आंसर पे आ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप इस क्वेश्चन को इजीली करके, जो आप एक सीमिंगली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बट आप उसको इजीली करके आगे बढ़ जाओगे और सही करके, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है, ठीक है। फिर से वही, अब ये भी वही है, सीमिंगली डिफ़िकल्ट, लुक ऑफ इट से डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन बट एक्चुअली बहुत ईजी है। एक तो आप पहले ही देखो कि ये जॉनर मेरे लिए कंफर्ट का जोन है, क्यों? क्योंकि मैं तो प्रिपेयर करके आया हूँ गवर्नमेंट स्कीम, उनके ईयर्स, ये तो मुझे आपकी कंफर्ट जोन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब चाहे इसको क्रोनोलॉजी में लगाने बोल दो, चाहे आप इसको अरेंज करने बोल दो, या कुछ भी आप XYZ मैच द कॉलम बोल दो, कुछ भी बोल दो, जैसे ही मेरे कंफर्ट जोन का क्वेश्चन आया मैंने तो इसको अटेम्प्ट करना ही है और डरना नहीं है। पहले ही क्वेश्चन देखते ही कि शिट यार स्कीम की क्रोनोलॉजी पूछ ली, मैं कैसे करूँगा, ये थॉट्स मत आने दो। अब देखते हैं स्कीम्स कितनी मेजर स्कीम्स है, स्वच्छ भारत, कौशल विकास, गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र। अब आपको अगर हो सकता है महिला शक्ति केंद्र के बारे में ना पता हो, भाई इसको क्या लॉन्च ईयर है, बट इन सब का तो पता ही है। तो स्वच्छ भारत सबसे पहले है, ये आपका आंसर निकल जाएगा बहुत ईजीली, ठीक है। फिर आ गया मैच द कॉलम, आ गए वही प्रधानमंत्री श्रम योगी। अब ये क्वेश्चन में क्या आपको सारी ये पेंशन स्कीम्स की बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन पता हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या होने चाहिए? एग्जामिनर चाहता है आपको पता हो? नहीं चाहता। एग्जामिनर को पता है कि बेसिक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, सॉल्वेबल है कि नहीं। ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है बट बहुत सॉल्वेबल है। देखो, श्रमयोगी मानधन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन। अब मुझे नहीं पता थी सारों की बेनिफिशरीज, पर मैंने कैसे किया, अटल पेंशन योजना
वो वाली स्कीम है जिसमें 18 से 40 साल के लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब आप देखो 20 रुपये पर ईयर तो नहीं करवाएंगे, कोई 18 साल का इंसान 20 रुपये पर ईयर तो नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। 436 पर ईयर, 55 से 200 पर मंथ, या फिर बेनिफिशियरी चॉइस हो सकता है, यही हो सकता है। अब डी का इन्होंने 2 दिया ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन ही डी का 1 ही बच रहा है। बेनिफिशियरी की चॉइस के हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। आप खुद ही आंसर पे आ रहे हो, मतलब क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होने को बैठा है, आप बस सॉल्व कर, आप उस एटीट्यूड के साथ पेपर में बैठो, क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएगा। इसको आप बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखो। अगेन, एक तो ये आपके कंफर्ट एरिया का क्वेश्चन है कि आप तो पढ़ के गए हो ना गवर्नमेंट स्कीम्स, और उनके चाहे आप तो ईयर्स ही पढ़ के गए हो, बट फिर भी ये नहीं बोल सकते कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या आया। फिर आया अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च बाय द क्रोनोलॉजिकल। अगेन क्रोनोलॉजिकल, क्या क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं? IRDP, स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार, नेशनल रूरल एम्प्लॉय। अब ये भी बहुत बड़ी बड़ी स्कीम है, आपको इनका बहुत अच्छे से पता होता है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, ठीक है। फिर अगेन क्रोनोलॉजी, अब ये क्रोनोलॉजी देख के लग रहा है ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेते हैं, क्या टाइम ले रहे हैं? ये 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है और आपको पता है आप सही कर रहे हो। ठीक है, फिर बोला फिर से क्रोनोलॉजी कर ही लोगे आप, वही बड़ी बड़ी स्कीमें। अच्छा नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे किया था मैंने। अब मुझे इसमें वाल्मीकि अम्बेडकर की नहीं पता, इसमें मुझे ईयर्स याद नहीं आ रहे थे। ठीक है, ग्रामोदय योजना का मुझे याद आया कि ये 2000 में लॉन्च हुई थी, तो और ठीक है, ग्रामोदय योजना 2000 में लॉन्च हुई। अब आप ऑप्शन की फॉर्मेशन देखो, इन्होंने 2 को सेकेंड पोजिशन पे फ्रीज कर दिया। अब जब ऑप्शन फॉर्मेशन देखते हैं ना, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हम 2 की पोजीशन को फिक्स मानते हैं, ये ऑप्शन काट लेते हैं। ठीक है, अब आप स्कीम्स के नाम देखो, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। अब ऐसे नाम की स्कीम से स्टार्ट तो नहीं होगा ये 2000 से, मतलब इनिशियल फेजेस में तो ऐसे नाम की स्कीम्स नहीं थी, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों ऑप्शंस में हो, 2 ऑलरेडी फिक्स्ड है आपका, विच इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फर्स्ट क्या है? ग्रामोदय योजना, और इधर है रोजगार योजना। हम आप एक चीज़ देखो, गवर्नमेंट ने रोजगार और ग्रामोदय में रोजगार को पहली प्रायोरिटी दी गई होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पहले करेंगे, तो रोजगार योजना पहले आएगी और फिर ग्रामोदय की बात हुई होगी, तो आप ऑटोमेटिकली 3 को पहले रखोगे, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, 3 को पहले रखोगे। और ये भी आपका सीमिंगली डिफिकल्ट क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि थोड़ा अगर आपको थोड़ी ईयर्स में कन्फ्यूजन हो गई या कुछ भी ऐसा एंड में हुआ तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा क्वेश्चन, बट फिर भी सॉल्वेबिलिटी अभी भी है, और हाई सॉल्वेबिलिटी है। बस आपको अपनी नॉलेज को डाउट नहीं करना, आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और फिगर आउट करना है। ऑप्शन फॉर्मेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे करोगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्वेबल होते हैं। तो अगला इम्पॉर्टेंट थीम है डिफेंस से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, या फिर कोई एक्सरसाइजेज हो रही है, कोई नए इंडिजीनियस हमने कुछ डेवलपमेंट्स करे हैं, कोई एक्सरसाइजेज है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं 23 में कैसे क्वेश्चन आए थे। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कमीशन हुई थी, तो ये वगीर हुई थी। इजी क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? अब देखो 23 में ही हमें पता चल गया था कि ये प्लेसेस पूछ रहे हैं, एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, तो ये राजस्थान में हुई थी। नॉर्मल करंट अफेयर्स का पार्ट था। अगर आप डिफेंस को एक इम्पॉर्टेंट थीम कंसिडर करते हो, तो आप आइडिया लेके जाते हो कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है, कहाँ पे हो रही है। ठीक है, और हमने क्या नए सबमरीन्स कौन सी नई कमीशन की है, या क्या नए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो ये 23 था। अब 24 में क्या हुआ? 24 में क्वेश्चन आया, असर्शन रीजन कर दिया पहले तो फॉर्मेशन क्वेश्चन का। ठीक है, असर्शन इन अप्रैल 24
इंडिया डिलीवर्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस, तो ये तो डिलीवर करी थी। मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर्स, अब इसकी रेंज ये नहीं थी। अब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का तो आप सब कुछ पढ़ के जाओगे ना, इसकी तो रेंज भी आपको पता है और डिलीवर किसको कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब आपको पता है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब मानो कि हम जो फैक्ट वाला स्टेटमेंट मानते हैं कि एक स्टेटमेंट सही बना रहे हैं और दूसरे में अगर फैक्ट है तो हम उसको काटने की कोशिश करेंगे, तो वैसे भी अगर आप सोचो तो ये रेंज गलत बनाना कितना ईजी है ना। तो अगर मान लो आपको नहीं याद या नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान दिया, तभी भी आप इसको काट सकते हो और सही आंसर पे आओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू FWD 200B विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर UAV एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो ये हमें पता था, करंट अफेयर्स में आ रहा है, ठीक है। इट्स पेलोड कैपेसिटी इज 100 kgs। अब देखो इसका पेलोड कैपेसिटी मुझे ये पता था कि इतना तो नहीं है, ठीक है, 100 kg बहुत ज़्यादा होता है, 100 किलो तो नहीं है, तो और पहली बार कोई चीज़ बनाइए, इतनी तो एडवांस नहीं बना देंगे, तो ये कटेगा और वन ओनली आंसर है, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, सीमिंगली डिफ़िकल्ट है बट वैसे इजी है, डूएबल है। अब ये है क्वेश्चन जिसको आप बोलोगे कि मतलब इसका ना कोई सिर है ना पैर है, ना आपको ये याद हो सकते हैं। आज भी अगर आप बैठ के सारी एक्सरसाइजेस की डेट्स याद करने की कोशिश करो तो वो याद करना पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर लेना चाहिए और अपना टाइम सेव करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस बार तैयार कर रहे हो तो आप देख सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो, वो भी बहुत बड़ी बड़ी कोई एक्सरसाइजेस का, कि मंथ अगर आप याद करना चाहो या ऐसे कुछ सीज़न से कर लो कि ये सर्दियों में होती है, गर्मियों में होती है, इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहो तो, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ये तो याद रखना ही है, ठीक है। और क्या आया, रुद्रम M2, ठीक है, ये मिसाइल का नेचर ये नहीं था, हाँ नेचर ये नहीं था, और इट वाज टेस्टेड इन राजस्थान में, तो इसमें भी ये नहीं है, मतलब इसका आंसर नीदर है। तो ये मुझे पता थी स्टेटमेंट कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये नहीं पता था कि इट वाज टेस्टेड इन राजस्थान में। अब इसको मैंने इसलिए काटा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दे दिए, राजस्थान में हो सकता है, मई नहीं जून में हो सकती, कभी भी हो सकती है, तो इसलिए ये काटा और इसका नीदर आंसर है, ठीक है। तो डिफेंस से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे, आपको इसमें इवोल्यूशन भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सीमिंगली थोड़ा ये लेवल बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का, बट ऐसा नहीं है कि ये डुएबल ही नहीं है, बिल्कुल ही हो नहीं सकता, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, काफ़ी डुएबल है, आप कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम है साइंस एंड टेक, ठीक है, ये 5th है। साइंस एंड टेक से 23 में क्या आया, निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप बाय, ये तो इसरो और नासा है, इजी, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, ठीक है, ओके। और 24 में क्या आया, प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप बाय इसरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। इट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग फीड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इनिशियल एरोडाइनमिक डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल रिक्वायर्स एवेल्युएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रही है, होगा ये, कोई अगर सॉफ्टवेयर इसरो बना रहा है तो ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किया होगा। अब मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने जो अप्रोच लगाई वो यही थी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जगह कोई और स्पेस सेंटर हो सकता है, किसी और ने डेवलप किया हो, ये इजी है गलत बनाना, तो मैं ये काटूंगी और 2 रखूंगी। मेरा ये गलत हो गया था, इसका आंसर बोथ है, मैंने ये करा था। तो जो हम अप्रोचेस बनाते हैं उससे क्वेश्चन सही और गलत दोनों ही होने के चांसेस हैं, बट आपका नेट ओवरऑल पॉजिटिव ही रहता है, मतलब आपका पेपर निकल जाता है। ऐसे क्वेश्चंस गलत भी होते हैं और होने ही चाहिए, सभी सही थोड़ी होंगे, ठीक है। विद रेफरेंस टू लूपेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये हमें पता है इंडिया जापान का प्रोजेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट है जो मुझे नहीं पता थी, ठीक है। जापान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द लैंडर एंड वाइल इसरो इज हैंडलिंग द रोवर एंड लॉन्च व्हीकल। अब मुझे ये पता नहीं है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि इसको डिफ़िकल्ट बनाने या इसको गलत करने के लिए एग्जामिनर को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इंटरचेंज करना है, लैंडर की जगह रोवर, रोवर की जगह लैंडर, लॉन्चर, कुछ भी इधर उधर करना है और ये स्टेटमेंट गलत बन जाएगा। तो क्योंकि ये ईजिली रॉन्ग बनाया जा सकता है तो मैंने ये काटा, और इंडिया जापान ये मुझे पता था, 1 रखूँगी और यही आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन R21, ये मलेरिया वैक्सीन है, ये मुझे पता था, डेवलप्ड बाय सीरम है कि भारत, ये मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने भारत कर दिया था। मेरा ये गलत था, इसका आंसर भी ये है। तो बट ये इजी करंट अफेयर से था, इसमें बस ये देख सकते हैं कि नॉर्मली वैक्सीन का आपका डिजीज़ से पूछते थे, अब थोड़ा सा ये लोग थोड़ा अंदर जा रहे हैं, डेवलप किसने करी है ये भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं ये सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए कर रही हूँ कि मैं आपको ये बोल सकूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, मतलब आप निकाल सकते हो इनके आंसर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थीम है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये हम 6th पे आ गए। ठीक है, मैं तो इसको करंट में ही क्लासीफाई करती हूँ। ये 23 के क्वेश्चंस है, ये 24 के क्वेश्चंस है। 23 में क्या क्वेश्चंस आए, ठीक है, हमें पता है बजट से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इस क्वेश्चंस में, मुझे अब तो याद नहीं है इस बजट के क्या थे, बट आप ये देखो कि क्या चीज़ें हैं जो हमें बजट पढ़ते हुए ध्यान देना है। 20 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, तो ये तो 50 ईयर होते हैं। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स देखने हैं, ठीक है, उस साल कितना रहा, टारगेट क्या कर रहे हैं, बजट एस्टिमेट्स, टोटल एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट भी देखो कितना बड़ा बजट बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, इसको सर्कल करो, डबल टिक करो, यहाँ लिख लो हिंदी में गलत, ताकि आप क्वेश्चन गलत पढ़ लेने की वजह से ना गलत करो। ठीक है, फिर आपको परसेंटेज देखने हैं किसको दिया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप बजट पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद कुछ बड़ी मिनिस्ट्रीज़ की एलोकेशन। अब ये क्वेश्चन वैसे तो आप डिपार्टमेंट्स के एलोकेशंस तो करोगे नहीं, बट बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ के एटलीस्ट देख लो कि अगर कोई ईजी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। ठीक है, ऐसे हर डिपार्टमेंट की एलोकेशन पे मत जाओ। फिर है विथ स्टेटमेंट, ये मैंने वापस लगा दिया। ओके, 24 में क्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023 और 22-23, व्हाट फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक इन रिस्पॉन्स टू एग्रेवेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस। ओके, decreasing food and fertilizer subsidies, increasing state taxes on fuel and imported, reducing taxes on fuel and सब। अब ये क्वेश्चन देखने में तो बिना ऑप्शन के देखोगे तो आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, याद नहीं आ रहा, और वहाँ पे प्रेशर में इतना याद आएगा भी नहीं कि क्या किया था क्या नहीं किया था। ठीक है, अब आप ऑप्शंस देखो, जब ऑप्शंस देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल डुएबल लगने लगेगा। कैसे, देखो कुछ तो किया ही होगा इन तीनों में से, और वैसे भी ये 2 और 3 स्टेटमेंट है, इंक्रीज कर दिए टैक्स ऑन फ्यूल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट या रिड्यूस कर दिए, दोनों में से एक ही चीज़ करी होगी, दोनों तो की नहीं होगी, और दोनों में से एक तो की ही होगी, तो नन ऑप्शन तो आंसर नहीं है। अब जब हम बोल रहे हैं इन दोनों में से एक चीज़ तो 100% की होगी, तो फिर 1 आंसर नहीं होगा, तो 1 कट गया। अब इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट या फिर रिड्यूस किए टैक्सेस, ये हमें फिगर आउट करना है, हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एग्रेवेटेड सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गए, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, चीज़ें सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा तो क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब प्राइसेस जब इंक्रीज होएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसको केटर करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस रिड्यूस करेगी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, यही करेगी। इंक्रीज तो नहीं कर देगी, पहले ही प्राइसेस बढ़ रही है और टैक्स भी बढ़ा दे तो और महंगाई बढ़ जाए, ये तो नहीं करेगी, तो ये कट जाएगा। और कॉमन सेंस से हम आ गए कि ओनली 3 आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन को सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट ऑप्शन की फॉर्मेशन इस क्वेश्चन को ईजी बना रही है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपकी कामनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, आपको डरा सकता है, जो एग्जामिनर कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है वो कर सकता है, बट आपको अपनी कामनेस से, अपने कॉन्फिडेंस से, कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चंस करने हैं, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब 24 में कुछ इकॉनमी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, जैसे कि इन्होंने रैंकिंग पूछ ली। रैंक किस चीज़ की पूछ रहे हैं, रेमिटेंसेस रिसीव्ड इन 2022। ओके, रेमिटेंसेस रिसीव्ड, तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया रिसीव करता है, सी को 1 से लगाओ, आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट या तो बढ़ी, रिमेन सेम, या डिक्लाइंड, इन दोनों में से एक ही चीज़ हुई होगी, आइदर और है।
दोनों तो हो नहीं सकता, सेम भी नहीं रहेगा और डिक्लाइन होएगा, ये होगा नहीं। तो दोनों में से ये चीज़ हुई है। अब गवर्नमेंट तो हमेशा ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हुई है यही कह रही है, तो डिक्लाइन ही हुई होगी। 2 इज़ ट्रू 1 इज़ फॉल्स, यही आंसर है। तो मैं ऑल इन ऑल ये कहना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, सही बात है, आप उसको मिस नहीं कर सकते, सब कुछ ठीक है, बट उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक अपने करंट अफेयर्स करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ये देखो कि वो सॉल्वेबल होते हैं। मतलब अगर आपने अपना बेसिक्स करे हैं, बेसिक करंट अफेयर्स करे हैं, तो आप वहाँ क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे, ठीक है। आगे कुछ ये मैंने इकॉनमी की बुक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ऐसे ही यहाँ पे डाल दिया, ये करंट अफेयर्स नहीं है। बट अब देखो एक चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने ये डाला है, हु ऑथर्ड द बुक चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ठीक है। तो इसका तो जीन रेज है। आप इसमें ऑप्शन देखो, एडम स्मिथ, कुन्नार मेडाल, यहाँ ऑप्शन देखो एडम स्मिथ, कुन्नार मेडाल। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि एक तो थीम भी सेम, उसके बाद में आप के पास मतलब जिन ऑथर्स को आपको इंटरेस्ट है आप उन्हीं के बारे में पूछते रहते हो घूम फिर के। तो एटलीस्ट आप ये जितने भी नाम आ रहे हैं इनके बुक्स एक बार देख सकते हो ना, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे, वेल्थ ऑफ नेशन हमें पता है D का 4, इन्होंने D का 4 पहले ही लगा रखा है। मेडाल का देखो, एशियन ड्रामा मेडाल ने लिखी है बुक, पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं। अंडर डेवलप्ड रीजन यहाँ दिख रहा है, तो इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन मेडाल ने लिखी हो सकती है। A का 1 यही आंसर है, ठीक है। बट आप ऑप्शंस देखो, ये सारे जो भी ऑथर्स हैं ये बहुत ही रेपिटेटिव ऑथर्स हैं, तो आप इनकी एक बारी बुक्स सारी देख लो कि इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, ताकि आपको अगली बार क्वेश्चन करने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो अगली इम्पॉर्टेंट थीम है पर्सन इन न्यूज़ या अपॉइंटमेंट्स, ये आई थिंक 7th है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप सारे अपॉइंटमेंट्स एक बारी ध्यान से देख लो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड पूछ लिया, इंडियन ओरिजिन बिजनेस मैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंदन, तो ये चीज़ें एक बारी थोड़ा सा देख के जाना चाहिए। मतलब अपॉइंटमेंट्स पर्सन इन न्यूज़ वाले सेगमेंट पे ध्यान दो। 24 में कैसे से क्वेश्चन आए, अब इसमें 1 वर्ड क्वेश्चंस थे, यहाँ पे थोड़ा इवॉल्व हो गए, मैच द कॉलम डाल दिया, ठीक है। तो ये भी कुछ न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स आप देख के जाओ, जैसे मुझे ये वाला पता था, लुआंग क्वांग वियतनाम है, तो B का 2 एक में ही दिया है, आंसर करो आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन आया, फिर ये पर्सन और कुछ उन्होंने नए अचीवमेंट्स करे उससे रिलेटेड, ये भी इजी क्वेश्चन था, आप बहुत आराम से कर लोगे। तो यहाँ इस सेगमेंट से काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये वो मैंने जो आपको बताया था पिरामिड है उसके यहाँ लाए करते हैं, ये सबसे नीचे वाले पोर्शन में लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनको करो, मार्क्स लो और आगे, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इजी है, अवार्ड्स होता है, नाटू किसको मिला था, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप सारे ही अवार्ड्स कर रहे हो, बट बड़े बड़े तो कर रहे हो। गोल्डन ग्लोब में इंडिया को मिला था इसलिए उन्होंने पूछ लिया, तो आप देख के जाओ। ये हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नॉवल ऑल लाइव्स वी नेवर लिव्ड, अब साहित्य अकेडमी अवार्ड है, तो ये अवार्ड्स देखो। अब इस साल फिर से 1 वर्ड एसोसिएशन वाले क्वेश्चन है, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या है, फिर लिस्ट पूछ ली, मैच द कॉलम पूछ लिया। अब इसमें गोल्डन एनवायरनमेंट अवार्ड पता है, D का 4, ये हम करके गए थे करंट अफेयर्स से, तो ये 2 ऑप्शन कटे। उसके बाद अब मान लो आपको ये कोई भी नहीं पता, बट अमिताभ बच्चन को इनमें आर्यभट्ट अवार्ड तो नहीं मिलेगा, वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड नहीं मिलेगा, यही मिल सकता है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, C का 1, तो अच्छा C का 1 तो इन्होंने 2 में डाल रखा है, ओके। आर्यभट्ट अवार्ड और वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़, अब अगर आपके करंट अफेयर्स में आप इसको कवर कर रहे हो तो आप उस हिसाब से करोगे इस क्वेश्चन को, और अदरवाइज़ आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 50-50 में हो, आपको ले ही लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेज़ पे क्वेश्चन आता है, डेज़ होते हैं उनकी थीम्स इम्पॉर्टेंट रहती है, बट इस बार इन्होंने ये पूछा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस ऐसे क्वेश्चन अभी भी इन डेज़ को ऐसे क्रोनोलॉजी, मतलब ठीक है आप मंथ का आइडिया लेके जाते हो
और ऐसे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, नेशनल मैरिज, मतलब बड़े बड़े दिन पढ़ते हैं हम, इतने इतने भी हर दिन की डेटें नहीं याद करते। थीम्स पे ध्यान दो और नॉर्मल जो दिन आप पढ़ के जाते थे आप उन्हीं पे वही लिस्ट को पढ़ो अभी भी, और होता है क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं होता तो छोड़ देना। ठीक है, अब ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे 24 में। जैसे एंटी माओइस्ट ऑपरेशन हुआ था, गढ़चिरौली में हुआ था, ये ठीक है। द ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाय BSF एंड DRG। अब BSF क्यों लॉन्च करेगा एंटी माओइस्ट ऑपरेशन? ये स्टेटमेंट गलत है। इजी क्वेश्चन था। कोहिमा पीस मेमोरियल इको पार्क, अब मुझे नहीं पता ये कब, कौन सी तो डेट है, और ये कोहिमा में हुआ है तो ठीक है, बट ये डेट तो किसी को नहीं पता। इट विल बी डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया, ये भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने क्या किया कि ये दोनों ही फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, दोनों बहुत इजीली गलत बन जाएंगी, तो मैंने दोनों काट के नीदर किया था। बट इसका आंसर कह रहे हैं कि ये शायद ओनली 2 आंसर है, नहीं ओनली 1 आंसर है इसका। तो कोई बात नहीं, मतलब आप ओवरऑल अपना वो लगाओगे, जो भी लॉजिक एनालिसिस लगाओगे आप, क्या अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो ना तो 7 से 8 सही होने के चांसेस हैं, आपके 2-3 ही गलत होंगे। तो आपको लगाना चाहिए ये लॉजिक, ठीक है। अच्छा, अब ये इतना सारा जो हम डिस्कशन करके आए हैं, इससे हमें ये सारा डिस्कशन मैंने आपसे इस एक स्लाइड के लिए किया है, ठीक है। आपने 23 और 24 के दोनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लिए, कितने डुएबल थे कितने नहीं थे। आप उसको वो जो हमने एक ट्राइंगल बनाया है उसमें कौन से क्वेश्चंस को कौन से उस पर रखना चाहते हो, स्ट्रैटिफिकेशन लेवल पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, वो सब आप देखो, ठीक है। बट हम ये देखते हैं कि इतने डिस्कशन से हमने व्हाट टू डू इन करंट अफेयर्स एंड व्हाट नॉट टू डू में क्या समझा, ठीक है। व्हाट टू डू में देखो, हमें ये समझ आ रहा है कि डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। हमने कुछ आत्मनिर्भर के अंदर इंडिजीनियस डेवलपमेंट्स करे हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेज में पहले सिर्फ 2 कंट्रीज़ पूछ रहे हैं कि पूछते थे कि कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है वगैरह, ठीक है। अब प्लेस भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ वो एक्सरसाइज हुई है, और उसकी थोड़ी टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टाइमिंग में थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज जैसे मिलन एक्सरसाइज हो गई, उनके ये देख सकते हो, अगर मंथ का आइडिया लगा सको या कुछ सीज़न का ऐसे कुछ अपने बना लो ट्रिक्स वगैरह याद करने की, तो ये एक अच्छा सेगमेंट है जो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे, वैक्सीन वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद स्पेस डेवलपमेंट के क्वेश्चंस थे, इसरो से रिलेटेड कुछ भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्पेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये काफ़ी, क्योंकि ये खुद ही एक सेगमेंट है जिसमें हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, इवॉल्विंग सेगमेंट है, तो ये एक एग्जामिनर के भी इंटरेस्ट का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस पे हमें ध्यान देना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो फ्रूट अच्छा मिलेगा, इनपुट आउटपुट बहुत सही बैठ रही है, ठीक है। फिर IR एक अच्छा, इससे भी काफ़ी चंक ऑफ क्वेश्चंस थे, तो इस सेगमेंट को भी थोड़ा ध्यान से करना है। थोड़े कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्क्लेव वगैरह पे भी क्वेश्चंस आ गए तो हम सबमिट के साथ में कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स वगैरह पे भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका बजट, ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे 23 में, 24 में कम हो गए, बट ये नहीं कह सकते 25 में नहीं आएंगे, तो बजट फिर इम्पॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा कि कौन से एरियाज से क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट टारगेट हो गया, बजट की साइज़ पूछ ली, या एलोकेशंस पूछ लिए, कौन सी स्कीम है जिसको सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है, कौन सी किसको परसेंटेज में बढ़ाया है एलोकेशन, किसका रिड्यूस हुआ है, और इस तरीके के कुछ ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हमने ये देखा। तो इसको भी आपको अच्छा, जो PDF आएगी छोटी सी, उसको आपको टाइम दे के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, 2-3 बार रिवाइज़ कर लो, ये हो जाएगा, बहुत सही इनपुट आउटपुट बनेगा। आपने ध्यान से पढ़ लिया तो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आप 5 सही कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये थोड़े मिसलेनियस से सेगमेंट है, इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप करो और वहाँ पे क्वेश्चन आपके सही होंगे। अवार्ड्स बड़े बड़े देखने हैं आपको, ज़्यादा हर छोटा मोटे अवार्ड में नहीं जाना। स्पोर्ट्स में अभी चेस वगैरह में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे किसने क्या जीता है वो सभी चीज़ें देखो। और ये कुछ सेगमेंट्स है जो आपको
अच्छे से करने चाहिए करंट अफेयर्स के, ठीक है। ये हमने अपने एनालिसिस से देखा। अब क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये पता चला कि डेज़ की क्रोनोलॉजी पूछ ली, ठीक है, बहुत सारी डेट्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो क्या अब हम हर चीज़ की डेट याद करने लग जाएंगे? और अगर करने लग जाएंगे तो क्या वो पॉसिबल है कि हम वहाँ पे प्रोड्यूस भी कर देंगे और सारे ऑप्शंस हमारे अपने नॉलेज से ही कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अगर ये सब कुछ करने लग गए ना, तो दिस विल हैपन एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टैटिक पोर्शन, और ये ब्लंडर हो जाएगा। तो इसको छोड़ो, सबकी डेट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ डेट किसी भी चीज़ की मत करो। कोई बहुत ही कुछ अलग हो रहा है तो आपने डेट पे ध्यान दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ की मंथ देखनी है, जैसे एक्सरसाइजेज़ की आप टाइमिंग देख सकते हो, वो भी सबकी नहीं, मेन एक्सरसाइजेज़ की। बाकी वैसे डेट्स को इग्नोर करो, ठीक है। IR में मैंने कहा है यहाँ पे कि आप थोड़ा कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव्स वगैरह देखो। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी देखें कौन सी नहीं देखें? वैसी वाली देख लो भाई जहाँ पे कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो रही हो। तो ये दूसरा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी अटेंड कर रहे हैं तो उन कॉन्फ्रेंसेस कॉन्क्लेव्स को देख लो। बाकी वही हम समिट वगैरह पे ही ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे ही कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव सब रटने बैठ गए, वो सब फ्रूटफुल नहीं रहेगा, ये भी नहीं करना, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं 30-32 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या हम ऑब्सेस करने लग जाए करंट अफेयर्स में? डू नॉट ऑब्सेस ओवर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की डुएबिलिटी हाई रहती है। अगर आपने बेसिक करंट अफेयर्स करे हैं तो आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निकाल लोगे, हो जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स का हुआ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वही अपनी स्ट्रैटेजी पे फिक्स रहो, जो मंथली कर रहे हो, अगर क्रॉनिकल की तो मंथली कर लो, ईयरली कर रहे हो तो ईयरली एक किताब कर लो, जो भी कर रहे हो बस अच्छा मल्टीपल रिविजन्स दे के अच्छे से करो, ठीक है। जो थीम्स हमने ये आइडेंटिफाई करी हैं, इन थीम्स के ऊपर अच्छा ध्यान दे के ये वाले करंट अफेयर आराम से शांति से बैठ के करो और हो जाएगा। जो क्वेश्चंस है आपकी सिर्फ नॉलेज से जाके करने की कोशिश करोगे तो पेपर नहीं होगा। नॉलेज, कॉमन सेंस, आपका एलिमिनेशन का जो आपने तरीके बनाए हैं, टेक्निक्स, ये सब लगा दोगे तब जाके राइट आंसर पे पहुंचोगे। सिर्फ नॉलेज से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड मुझे आपको ये सब बताना था। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। सी यू सून।